जयपुर डायलॉग्स 2025 कोई साधारण सम्मेलन नहीं बल्कि बौद्धिक महाकुंभ है। यहाँ आपको मिलेंगे भारत के सबसे बड़े इंडिक और धार्मिक योद्धा। आज ही रजिस्टर कीजिए और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनिए। और हाँ, इस आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए हमारे क्राउड फंड में योगदान ज़रूर दें। आइए, जुड़िए, रजिस्टर कीजिए, दान कीजिए और इस क्रांति का हिस्सा बनिए। आपके लिए QR स्क्रीन पर है और रजिस्ट्रेशन डोनेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी, और बड़ी जोर शोर से खबरें चल रही हैं। भाऊ, आपका ये मराठा आरक्षण तो समाप्त हो गया, अब आगे का एजेंडा क्या है? गडकरी जी हट रहे हैं या कि देवेंद्र नहीं, फडणवीस? अभी सब मीडिया जो है या यूट्यूबर्स है, उनको हटके कुछ नहीं मिल रहा है तो बोलते हटा के करेंगे। अच्छा, तो किसको हटाएंगे पहले? अभी तो बड़ा जोर शोर से करा कि साहब की गडकरी को हटाएंगे, और फिर कहते हैं कि साहब गडकरी को हटाएंगे। हाँ, नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, कल्पना करते हैं और कल्पना में चला। अब देखिए, मुझे मराठी में 3 वीडियो मिले कि बस अभी देवेंद्र को गिफ्ट मिलने वाला है, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट बनेंगे, उपराष्ट्रपति है ना। अभी आज कितना है, 6 तारीख है, 3 दिन में वोटिंग होने वाला है। वो उपराष्ट्रपति जीत गया, फिर इमीडिएटली देवेंद्र रिजाइन करने वाला है। अब देवेंद्र का एक प्रोग्राम है जिसमें मैं भी वक्ता हूँ, वो है 16 तारीख का प्रोग्राम, उसका इनविटेशन मुझे मिला है। अब वो हटके चीफ मिनिस्टर बन के रो कहाँ से आएगा? तो ये कल्पना करते चलता रहता है। वो जो गालिब की शेर है ना, जो कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल, ये भी अच्छा है ना। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वरना हटाने की हकीकत तो हमें भी पता है। लेकिन ये जो आपके यहाँ इधर महाराष्ट्र में जो पूरा का पूरा जो आरक्षण वाला जो किस्सा हुआ, ये क्या हुआ? ये अचानक से आया, अचानक से चला गया? अब उसकी बहुत सारी अंदरूनी बातें वो ओपनली बोल नहीं सकते, ऐसी है तो पता है। लेकिन ठीक है, दिल बहलाने के लिए अच्छा है, सब कुछ मिल गया। हमारे जरांगे पाटिल इतना जबरदस्त मराठा योद्धा है कि वो ट्रम्प से भी आरक्षण ला सकते हैं। अब मराठा आरक्षण ट्रम्प के हाथ में नहीं है तो बेचारा वो क्या देगा, या देवेंद्र फडणवीस क्या देगा? मामला अगर कोर्ट में फंसा हुआ है तो तुम आंदोलन करो, ये करो, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। जीआर तो मैं भी देता हूं ना, मैं आपको 50-50 लाख के 50 करोड़ के चेक दे देता हूं, और कैश होने चाहिए ना। चेक का मतलब क्या होता है? चेक कैश होना चाहिए। या ऐसे जीआर तो बहुत निकलते हैं, उसमें क्या है? वो जो देखो, निकलने के लिए सेफ पैसेज जिसको बोलते हैं ना, भागने की एक जगह चाहिए, तो उसको दे दी। और तो डरा था बेचारा, उसलिए उन्हें जल्दबाजी में 2 घंटे में उसको निकलना था और बहुत डरा था। तो इसलिए उसका ही एडवाइजर एक वकील था वहां, जिसका नाम केदार है, योगेश केदार, वो गाली देते घूम रहा है। वो वहां बैठ के स्टेज के नीचे बैठ के बोल रहा था, ये जीआर काम करने वाला नहीं। वो लगा पे चुप। वो अपने ही वकील को उसने धम दिया। हर बार कुछ ना कुछ निकलता है, बाद में सब फंस जाता है, तो चुप बैठ बोला। और बोला, जीत गए भाइयों, जीत गए, जितना जिंक लो हवानो, जिंक लो, क्योंकि इसको जल्दी निकलना था, क्योंकि कोर्ट ने वार्निंग दी थी रात को 9 बजे के बाद ये सब क्लियर होना चाहिए। और ये जेल से डरता है, ये सच्ची बात है। सब इसकी जो क्या बोलते अंदर की बात ये है कि जेल जाने से जो लीडर है वो डरता है। तो फिर लीडर कैसे बनेगा? तो मीडिया ने बनाया ना। ये पूरा आंदोलन मीडिया का आंदोलन था, ये मराठों का आंदोलन नहीं था। आपने देखा वीडियो, वो सब पिकनिक करने आए थे ना।
आपको लगा कहीं वो आंदोलक है? हम बोलते स्लोगन देंगे एक बात है, पत्थर मारेंगे मानते हैं, कुछ आगजनी करते मानते। ये तो पिकनिक मना रहे थे, आपने देखा नहीं? पिकनिक मना रहे थे ना, ये आंदोलन था ही नहीं। आपने किसान आंदोलन देखा है, शाहीन बाग आंदोलन देखा है, जनलोकपाल आंदोलन देखा है। मराठा आंदोलन में आंदोलन जैसी बात क्या थी, मुझे बताओ। एक मीडिया ने खड़ा किया हुआ एक आभास था कि ये आंदोलन है। और हमारा देवा भाऊ तो अजीब है, वो तो नरेंद्र के बाद देवेंद्र आता है ना, उसने उसको ट्रम्प बनाकर भेज दिया। ट्रम्प बनाकर उधर ट्रम्प रो रहा है कि ये मेरा फोन उठाता नहीं, और उधर जरांगे पाटिल रो रहा है कि अरे नींबू पानी पिलाने के लिए तो चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए था, लेकिन गया नहीं। समझे आप? वो ट्रम्प का फोन उठाता नहीं, ये नींबू पानी पिलाता नहीं। तो आप उसकी असलियत समझो, असलियत समझो। ट्रम्प तो मीठी मीठी बातें करने लगा कल से। हाँ, वो तो उसको करना ही पड़ेगा ना। दुनिया झुकती है, ट्रम्प भी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र के सामने सरेंडर होता है, नरेंद्र सरेंडर नहीं होता। ये जो गधा बोल गया था ना, उसने फोन किया, बोला नरेंद्र तू ठीक नहीं कर रहा है, नरेंद्र सरेंडर। तो नरेंद्र के सामने सरेंडर, ये सामने शब्द उसको सुनाई नहीं दिया था, तो अब हो रहा है। ओंकार जी अभी तो देखिए, एक बात आप पूरी की पूरी समझ लो, नरेंद्र मोदी का मतलब है कि इसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, इसकी ताकत है। सरकार गिरते गिरने दो, सत्ता चली जाएगी जाने दो। अरे जो जिसका कोई फायदा ही नहीं है, उसका नुकसान क्या करोगे, ये मुझे पहले बताओ। आप किसी को भी डराते हो तो डरने का मतलब क्या होता है? आपको लगता है मेरा नुकसान होगा। मोदी ऐसा इंसान है, ये अपना फायदा कहीं भी नहीं देखता, तो उसको नुकसान की धमकी आप कैसे दे सकते हो? ये समझ नहीं पा रहे, इसलिए गलत पंगा लेते हैं और नंगा हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ की भी है, वहां की भी है, कोई नई बात है नहीं, नई बात बिल्कुल नहीं। सही है। चलते हैं ओंकार जी के पास। ओंकार जी, दिल्ली मीडिया ओवर ड्राइव में है साहब, रोज किसी ने किसी को गिराता है, रोज किसी ने किसी को बनाता है। और खड़गे जी ने कह दिया कि साहब अब 6 महीने में तो हटेंगे ही हटेंगे, हालांकि वो हर 6 महीने में ये बात कहते हैं। तो ये पहले वोट चोरी वाला मामला चला नहीं, तो अब जो है ये नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं। बीच में इन्होंने डॉक्टर जयशंकर को हटा दिया था, अब गडकरी को हटा रहे हैं, फिर कभी कहते हैं कि साहब अब गडकरी मोदी को हटा देंगे, वगैरह वगैरह। संजय जी, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला ये कि जिस लुटियन मीडिया की, दिल्ली मीडिया की आपने चर्चा की है, ये एक्चुअल में अरुण पुरी ने भी कहा था ना एक बार, जब मोदी जी उनके कार्यक्रम में गए थे, कि आपने तो हमारी दुकान ही बंद कर दी है। तो 2014 से दिल्ली के मीडिया की दुकान लगभग बंद हो चुकी है। मैं तो चूंकि दिल्ली मीडिया का हिस्सा रहा हूं और काफ़ी लंबे समय तक रहा हूं, पार्लियामेंट भी कवर करता था, कांग्रेस पार्टी कवर करता था, कुछ मंत्रालय कवर करता था, अटल जी के समय की बात है। उस समय भी मंत्रालयों में पत्रकारों का आवागमन सुलभ था, और बाद में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो तब तो आपने देखा सुना ही है, सबने देखा है वो टेप, जब नीरा राडिया वाले आए और बरखा कैसे मंत्री और उसका पोर्टफोलियो तय कर रही थी। तो उस समय क्या क्या खेल किस किस तरह से होते थे मंत्रालयों में, यहाँ तक के होम मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, जो मोस्ट सेंसिटिव माने जाते हैं। चलिए, होम मिनिस्ट्री को तो मैं इतना सेंसिटिव नहीं मानता, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री हो, पीएमओ हो, ये तो मोस्ट सेंसिटिव डिपार्टमेंट है।
जहाँ की सूचनाएं जो हैं वो आमतौर पर बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस समय तो सारी सूचनाएं बाहर आती थी। मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते थे, तो सैकड़ों पत्रकारों की टोली उनके साथ उसी विमान में सवार होती थी और टेक ऑफ के बाद जैसे ही हवाई जहाज सीधा होता था, तो बोतलें खुलनी शुरू हो जाती थी। हवाई जहाज में ही बस बोतलें खुल जाती थी। इसके अलावा जब वहाँ लैंड करते थे डेस्टिनेशन पर, तो उसके बाद जिस होटल में आपने लॉगिन किया है, तो वहाँ पर आपको लिफाफा भी मिलता था, तमाम तरह की दूसरी चीज़ें भी मिलती थी कि आपको जहाँ-जहाँ घूमना है उसके लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था है और ये कुछ खर्चा-वर्चा भी करना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो वही नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में आने के बाद वो सारी चीज़ें बंद कर दी। अब ना तो उनके विमान में वो पत्रकारों की पूरी भरी पूरी टोली जाती है, जो वहाँ से लौटने के बाद, विदेश से लौटने के बाद कॉलर खड़े करके एक तरीके से ये दावे करने लगते थे कि हम तो मनमोहन सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, चुटकियों में हम काम करवा देंगे। फिर वो दलाली करने का काम करते थे, पैसे कमाने का काम करते थे। दूसरे क्योंकि भाई पीआईबी में भी और दूसरी जगहों पर भी जो अलग-अलग मंत्रालयों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ज़रिए आप मंत्रियों से मान लिया कोई एक आध काम साल में, साल 6 महीने में करवा लिए। वो कोई मुश्किल काम है भी नहीं। आप अगर किसी बीट को कवर कर रहे हैं, मान लिया कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं, तो कांग्रेस के आप 7 में से अगर 4 महासचिवों को भी ठीक से जानते हैं, उनके साथ बैठ कर के गप्पे मार लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर लेते हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपकी सरकार तक भी पहुंच हो जाती है और कई बार मंत्रालयों तक भी आपकी पहुंच हो जाती है। तो ये खेल साहब होते थे उस समय। अब ये सारे खेल हो गए हैं बंद। मंत्रालयों से गोपनीय सूचनाएं मिलनी बंद हो चुकी हैं। हर तरह की सूचना गोपनीय छोड़ दीजिए। आखिरी समय तक भी ये पता नहीं चला किसी को कि उपराष्ट्रपति का चेहरा कौन बनने जा रहा है। आखिरी समय तक भी किसी को ये पता नहीं लगा कि साहब राष्ट्रपति कौन बनेगा या बनेगी। इसी तरीके से जब रामनाथ कोविंद को लाए थे तब भी किसी को पता नहीं था। बाकी तो छोड़ दीजिए। 3 राज्यों में जब मुख्यमंत्री बनने थे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, किसी को एहसास तक नहीं था कि भजनलाल शर्मा या मोहन यादव या आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये चेहरा बनेगा। फिर उप मुख्यमंत्री, इनकी जो गोपनीयता है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो इस लुटियन मीडिया को अपच हो रहा है। अब अरुण पुरी के मुंह से भी अगर ये दर्द बयान हो रहा है कि मोदी जी आपने तो हमारी दुकान बंद कर दी, तो आप अंदाजा लगाइए एक मीडिया हाउस जो एक लंबे समय से लोगों पर एक तरीके से राज ही करता रहा है, एक छत्र राज रहा है उनका, वो भी अगर इतने हताश, निराश और फ्रस्ट्रेटेड है, तो फिर जो अभी चर्चा आप कर रहे थे, भाऊ कर रहे थे कि कभी नितिन गडकरी को हटाते हैं, कभी देवेंद्र भाऊ को हटाते हैं, या कभी नरेंद्र मोदी को ही 6 महीने में हटाने की बात करते हैं, तो ये इनकी हताशा की, इनकी कुंठा की पराकाष्ठा है। और इनको नहीं पता, जो लोग एक्चुअल में बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं, या जो लोग डीप स्टेट पर या जॉर्ज सोरोस जैसों के पैसों पर नृत्य करने लगते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी बात पर गाल फुलाए बैठे हैं और एक वृद्ध की तरह बड़बड़ा रहे हैं रोजाना उठ करके, सबसे पहला काम ही ये होता है, सुबह उठते हैं, जगते हैं और उसके बाद भारत पर 1-2 बयान, मोदी जी पर 1-2 बयान जो है वो दाग देते हैं। उसको ये लोग बजाते रहते हैं। अंतर कोई नहीं है। एक बार भाऊ ने कहा था कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संजय राउत है। संजय राउत की एक दिनचर्या बनी हुई है कि जब वो घर से निकलता है दफ्तर के लिए, तो मीडिया वाले उसका इंतजार करते हैं और वो उस मीडिया वालों को खुराक दे करके निकल जाता है और फिर उस पर मराठी मीडिया दिन भर जो है कुछ ना कुछ चलाता रहता है, लोगों की बाइट लेता है और फिर चर्चा भी उसी पर होती है।
तो यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है पिछले 2 ढाई 3 महीने से, जब से मोदी जी ने उनकी बात मानने से इनकार किया है। तो नया कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को यह गलतफहमी होगी कि वो बहुत शक्तिशाली है, वो किसी को भी दबा सकते हैं। अभी राष्ट्रपति पुतिन का एक बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि भाई ये दोनों देश यानी भारत और चीन, इनकी जनसंख्या मिलाकर के 280 करोड़ से अधिक है। 280 करोड़ की जनसंख्या वाले देशों के बारे में जब आप बोलें तो शब्दों का चयन जरा ठीक होना चाहिए। एक शब्द का इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं आपको दंडित करूंगा। आप कौन होते हैं भाई हमें दंडित करने वाले? क्या आप हमारी पुरातन संस्कृति से, हमारी परंपराओं से, हमारी आबादी से, हमारे सेंटीमेंट से, इनसे परिचित हैं? और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि ना तो ये पॉलिटिशियन है, ना ये ब्यूरोक्रेट रहा है, ना इसको विदेश नीति की समझ है, ना इसको दुनिया के अलग अलग देशों की जो सेंसिटिविटीज हैं, संवेदनशीलताएं हैं, उनके बारे में कोई जानकारी है, ना अंदरूनी यानी घरेलू पॉलिटिक्स की जो अंतर विरोध होते हैं उनकी समझ है। तो ऐसे में अगर भारत की अंदरूनी राजनीति के अंतर विरोधों का इनको ज्ञान होता जरा सा भी, तो फिर ये कभी नहीं कहते कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है। और एक बार नहीं, इन्होंने तो 30 बार कह दिया। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि ट्रेड डील की धमकी मैंने दी थी कि नहीं करूंगा। एक बयान और बहुत गैर जिम्मेदाराना इन्होंने दिया था, जिसमें कहा था कि इतना भारी टैरिफ लगाऊंगा कि दिमाग चकरा करके रह जाएगा, भन्ना करके रह जाएगा। तो इस तरह की बयानबाजी जब आप करते हैं तो पता लगता है कि आप इस पद के लायक थे ही नहीं जिस पद पर आप बैठे हैं, और किस तरीके से इस पद पर बैठे हुए लोगों को दुनिया के देशों को डील करना है आपको पता ही नहीं है। तो ये सब बड़बड़ाने वाले, कुंठित, हताश और अवसादग्रस्त लोग हैं साहब, जो मोदी को भी हटाते रहते हैं, उनके मंत्रियों को भी हटाते रहते हैं, मुख्यमंत्रियों को भी हटाते रहते हैं, और खुद के पल्ले में कुछ है नहीं। इनकी खुद की जमीन भी खिसक रही है, इनका भरोसा भी लोगों ने करना छोड़ दिया है, क्योंकि इनको केवल सुर्खियां पानी है। एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे यहाँ भी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टोली ने अपने सिर पर एक टोपी रखना शुरू किया था। उस पर समय के साथ साथ तरह तरह के नारे लिखते थे ये लोग। उसी तरीके से दूसरी बार जब से ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से एक टोपी सिर पर रख करके घूमते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो कितना ग्रेट इन्होंने बनाया है अमेरिका को, और कितना ग्रेट ये बनाएंगे, ये हम भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी। और भाव एक मिनट में बीच में बोलता हूँ थोड़ा। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है ना, तो उसमें जो जी है उसकी आप गलत पढ़ रहे हैं। मेक अमेरिका गरीब अगेन हो गया है। वो मागा जो है वो सही है, वो बिल्कुल गरीब कर देगा उनको, बिल्कुल गरीब कर देगा। और दूसरी बात मेरे दिमाग में अब मैं सुन रहा था, मैं मानता हूं कि शायद अगले टाइम अमेरिका में जो 2028 का चुनाव होगा, शायद हमारा जरांगे पाटिल बोलेगा कि मैं उधर लड़ता हूं और अमेरिका से रिजर्वेशन लेके आता हूं। तो लोग बोलेंगे इससे तो ट्रंप अच्छा था। दुनिया कहेगी जरांगे से ट्रंप अच्छा था, बोलने की सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन साहब ये देखिए कि अभी जब जीएसटी वाला सारा मामला हुआ तो राहुल गांधी की टीम ने कहा कि भाई सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। लेकिन साथ ही जब इलेक्शन कमीशन जब कुछ करता है तब कहते हैं कि भाई सिस्टम तुम्हारा है, हमारा नहीं है। तो ये तो इनको तय करना पड़ेगा ना कि सिस्टम आखिरकार किसका है, जबकि बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस वालों ने ही विरोध किया था सारा का सारा। नहीं, वो राहुल गांधी की बात अलग है, वो ज्ञानी है, वो जो बोलते हैं वो समझने में 200-300 साल लग जाएंगे।
अब इन्होंने बीच में, आपको याद होगा, गुजरात में पार्टी नए से बनानी है और 50 साल का प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया था। तो कांग्रेस वालों को जो समझने में 50 साल लगेंगे, वो आपको और हमको समझने में 200 साल लग सकते हैं। तो जो राहुल गांधी की बात है वो समझने की कोशिश ना करो, आपको समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए तो मोदी इनकी तरफ मुड़कर तक नहीं देखते। देखो, ये सब इतना क्राइसिस चल रहा है, इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा था, और मोदी जी उठकर जाते हैं, जापान चाइना जाते हैं, फिक्र नहीं करते कि यहाँ क्या होगा। उनको मालूम था राजनाथ और अमित शाह संभाल लेंगे, उनको डर नहीं था क्या होने वाला है। ये इधर वोट चोरी का ये निकाल रहे, वो निकाल रहे, जो कुछ कर रहे। मोदी को इतना मोदी सीरियसली लेते ही नहीं उनको। हाँ, लेकिन हल्के में नहीं लेते। मोदी एक एक व्यवस्था ठीक रखते कि ये पॉलिटिक्स के बाहर ना हो, ये रहना चाहिए। कांग्रेस में रहे, विपक्ष का नेता रहे, ये तो मोदी संभाल लेते, इतना हल्का नहीं लेते कि भाई इसको डिस्कार्ड करो, बिल्कुल नहीं डिस्कार्ड करेंगे, इनको पॉलिटिक्स में रखेंगे। देखो, अगर बीमार अगर नहीं रहेगा, मुझे एक कहानी बढ़िया याद आती है। एक फादर थे, वो सुबह सुबह निकले थे संडे के दिन चर्च जाने के लिए, तो शैतान मिल गया। बोला, गुड मॉर्निंग फादर, कहाँ जा रहे हो? तो बोले, क्या पूछ रहा है तू, नालायक, गालियां देने लगे, खराब कर दिया दिन मेरा, ये वो गालियां। तो शैतान बोला, मैं तो शैतान हूं, आप गाली आप दे रहे हो, आप तो फादर हो, बड़े होली पवित्र इंसान हो। अरे बोला, तू सुबह सुबह दिखाई देता, आओ क्या होगा? तो फिर भी बताओ। बोला, मैंने तो एक सच्चे अच्छे इंसान की तरह पूछा आपको। अरे चर्च में जाके वही तो बोलना था कि शैतान खत्म करो। तो गड़गड़ा कर हंसने लगा फादर, आप शैतान। बोला, ये अच्छी बात है, एक तो आप पागल हो या तो बड़े चालाक हो। बोले, कैसे? अरे मैं खत्म हो जाऊंगा तो आपका क्या होगा? वो राहुल गांधी को मोदी हल्के में बिल्कुल नहीं लेते, वो रहने चाहिए। देखो, एक बात होती है, जितना राहुल गांधी गलत काम करते हैं, गलत बयानी करते हैं, उतने लोगों को लगता है कि मोदी अच्छे हैं, और मोदी से अच्छा ढूंढने की लोग कोशिश भी नहीं करते। देखो, अगर सामने वाला कोई धक्का देने वाला होता तो लोगों को सोचना पड़ता कि क्या मोदी से अच्छा कोई ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। आज लोगों को देखो, एक घर की चीज है, घर में हमारे 200-400 चीजें छोटी मोटी होती है, जब तक वो चलती है हम चला लेते हैं, हम सोचते नहीं कि इसके जगह दूसरी चीज लाए। एंटी इनकम्बेंसी वगैरह जो है ना, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, पेपर के संपादक है, मीडिया के एनालिस्ट है, उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी होती है। आम आदमी के लिए एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं, उसके लिए चीज चलती है, चला लो, थोड़ा बहुत जुगाड़ करके चला लेंगे। तो इसलिए जब अगर सामने वाला अच्छा टकराने वाला पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो जाए तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाती है। ऐसी बात नहीं, हम तो मोदी को मानने वाले, हम बीजेपी के मानो समर्थक है, फिर भी एक बात होती है कि सरकार से भी कुछ गलतियां होती होगी, जो जिसको पकड़ने का सबसे बड़ा मंच पार्लियामेंट है। अगर राहुल गांधी हर दिन आकर पार्लियामेंट बिगाड़ देता है तो मोदी के लिए कितना आसान काम कर देता है कि जो करना है करो, क्योंकि पार्लियामेंट तो जवाब पूछने वाला कोई है नहीं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी राहुल गांधी को हल्के में नहीं लेते, उसको टिकाने की कोशिश करते, वो और काम में आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब विपक्ष को एक समझ में आएगा तब ये डिस्कार्ड करेंगे उसको। क्योंकि एक बात है, कितना भी हम चाहते वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बना बैठे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसमें भी, उस पार्टी में भी एक लिथर्जी आ सकती है। तो डेमोक्रेसी में अल्टरनेटिव आहिस्ता आहिस्ता उभरना चाहिए। ये गारंटी देता है कि मैं विपक्ष बनाऊंगा
न विपक्ष को काम करने दूंगा, ये इसकी स्लोगन है। मोदी बोलते न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये बोलते न पार्टी चलाऊंगा न चलाने दूंगा। तो इसलिए जो समस्या है वो अगर विपक्ष के समझ में नहीं आ रही है, अब देखो हर दिन नया खिलौना होता है। अब वोट चोरी मामला खत्म हो गया, भूल गए सब लोग वोट चोरी क्या होती है, वो वहां से निकलकर वापस लौट गए, और आगे क्या करना है किसको पता है। अब शायद एक हफ्ते में मेरा ख्याल है कि बिहार का चुनाव का टाइम टेबल आ जाएगा। अभी तक जो गठबंधन है उसका सीट का बंटवारा हुआ है, अगर बंटवारा हुआ है तो कौन सी सीट किस पार्टी को जाने वाली है। जब उस पार्टी को जाएगी तब उस पार्टी को तय करना है कि मेरा ये कैंडिडेट वहां लड़ेगा। उसके सामने मित्र दल का कोई गुस्से में खड़ा हो जाए, ये सब स्ट्रैटेजी का टाइम है, वो छोड़कर सब खेल चल रहा है। तो राहुल गांधी एक अभी बंटवारा तो बाबू बंटवारा तो केवल एनडीए का हुआ है, यूपीए का तो बंटवारा हुआ ही नहीं अभी तक। नहीं नहीं नहीं, वो उनका बंटवारा जब होना है हो जाए। मैं आपको एक बड़ी बात बोल दूं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में गई थी वो टीम आरएसएस की 1-1.5 महीने पहले बिहार पहुंच गई है। उन्होंने सब बिसात बना के रखी है, और अब यानी इस हफ्ते में कम से कम 15 या 20 हजार आरएसएस स्वयंसेवक बिहार के बाहर से बिहार में जाएंगे। और 20,000 का आंकड़ा छोटा नहीं होता, बिल्कुल छोटा नहीं होता। मैं मानता हूं कि 50-60 हजार बूथ हो गए, यानी कि एक स्वयंसेवक 2.5 स्वयंसेवक एक बूथ के लिए होगा, 2 से 2.5। और एक बूथ में अगर 1000-1200 के आसपास है तो ये देखो, ये बाहर के मैं बोल रहा हूं, बिहार के नहीं, बिहार के नहीं। और ये जो 20,000 का आंकड़ा 15,000 20,000 में बोल रहा हूं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ बीजेपी। क्या इनको पता तक है? जो मीडिया में बैठे हैं वो क्या हुआ, वोट चोरी का ये हुआ, उसका वो हुआ, हिल गई सरकार वगैरह वगैरह जो खबरें बना रहे यूट्यूब पर या चैनल पर, उनको पता तक नहीं है कि आरएसएस क्या कर रही है। हाँ, बोलते कि अभी आरएसएस ने सीरियसली लिया। अरे गधो, मुंबई, मैंने उस वक्त, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने के बाद मैंने इमीडिएटली बोला था कि देवेंद्र का शपथ विधि होने से पहले वो पूरी टीम जिसने महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज किया था वो दिल्ली के लिए निकल चुकी है। उस वक्त मैंने बोला था नवंबर में। और दिल्ली होने के बाद वो जो टीम, यानी पूरा एफर्ट कोऑर्डिनेट करने वाली टीम है, वो 2 महीने पहले बिहार में जा चुकी है। और वहां कौन होगा, 5-5 लोगों के ग्रुप हो गए, 5-5 लोग, यानी मुझे जिसने बताया उसने 75 to 80 लोगों की एक टीम होगी एक चुनाव क्षेत्र के लिए। और वो जो 80-75 लोग हैं वो 5-5 के टीम में बांटे जाएंगे, और वो उनको हर दिन 5 लोगों की टीम को 10 मीटिंगें करनी है, संवाद करने, मीटिंग करने, जो भी करना है। तो उसका गणित आप देखो। और ये क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी वालों को या एनडीए वालों को पता भी नहीं होगा बिहार में है उनको। जो बिहार में एक्चुअल चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, बीजेपी हो या जेडीयू हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, उनके जो कार्यकर्ता उम्मीदवार है उनको भी पता नहीं होगा कि उनके लिए उस चुनाव क्षेत्र में कौन पैरेलल काम कर रहा है। अगर उनको नहीं मालूम होगा तो ये खबरें हमारा अशोक वानखेड़े या पुण्य प्रसून वाजपेयी को क्या होगा मालूम। ये हवा में बातें करेंगे और आखिर में बोलेंगे ये नहीं चला, मोदी का करिश्मा आया, ये मूड ऑफ द नेशन अलग था, हम भाप नहीं पाए, वगैरह वगैरह बोलेंगे। और अगला गधेपन करने के लिए तैयारी में जुट जाएंगे। ये तो कभी भी भाप नहीं पाते। अभी आप बूथों की बात कर रहे थे भाऊ, मैं चेक कर रहा था
पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में 77,895 बूथ थे। इस बार ये बढ़कर के 92,000 होने जा रहे हैं। और वोटर कम होने जा रहे हैं। हाँ, नहीं 92,000 ने, आप मान लो कि 1 लाख बूथ है, 1 लाख बूथ अगर है तो उसको आप 20,000 जो जाने वाले उनसे डिवाइड करो, मतलब एक स्वयंसेवक के लिए 5 बूथ हो जाते, 1,000 कार्यकर्ता। अगर 5 लोगों का टोला है तो 25,000 जो वोटर है उनसे उनको मिलना है। उसका जो प्लानिंग है, आपको बोल दूं कि भाई ये समझो ये 50 सीटें है, वो आंख बंद करके वोटर हमारा है, वो वोटर हमारा है, ये सीट हमारी है, चिंता की जरूरत नहीं। दूसरा आएगी जाएगी ऐसा है, और तीसरा ग्रुप जो है वो हमखास नहीं आएगी। देखो दिल्ली में क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने आपको उस वक्त बताया था। दिल्ली में जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल सीधी सादी थी कि अगर लोकसभा में हमको 50% से आगे वोटिंग मिलती है और विधानसभा में अगर उसमें से 15, 17, 18% घट जाते तो उसमें से सिर्फ 5 से 8% वोट रोकने हैं, जो मिलते हैं लोकसभा में मिलते हैं वो 8% रोक लेते हैं तो भी चुनाव इधर का उधर हो जाएगा, ये प्लानिंग थी। अगर 8-9% नहीं लेकिन 5% भी होता है तो कितना बड़ा फर्क होता है, हमने देखा दिल्ली में। तो इनकी प्लानिंग जो चल रही है, और वो प्लानिंग क्या है वो लड़ने वाला कैंडिडेट है उसको भी पता नहीं है। मैं बोल रहा हूं अभी अभी दिल्ली में भागवत जी की व्याख्यान माला हुई, मुझे इनविटेशन था, मैं हाजिर था वहां बहुत सारे लोग मिले थे मुझे। तो क्या चल रहा है मुझे मालूम है ना। अब ये इसकी बात छोड़ो, 16 तारीख को मुंबई में मुंबई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बीएमसी के लिए मीटिंग होने वाली है 16 सितंबर को। अभी चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ है और ये बीजेपी की, आरएसएस की नहीं है। तो ये जिस ढंग से काम करते हैं, देखो एक बात होती है मोदी वगैरह मंत्रिमंडल अलग होता है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी वो अलग होता है। ये जैसे दो कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेटर चीफ सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर, वैसा यहाँ एक चुनाव क्षेत्र के लिए आरएसएस से एक ही कोऑर्डिनेटर होगा, वो पार्टी या कैंडिडेट से कांटेक्ट रखकर, बाकी कार्यकर्ता नहीं करेंगे। तो जिनको इसका पता नहीं है, आरएसएस कुछ करेगी, आरएसएस इसको बदलेगी, ये आरएसएस का पुराना है, ये आधी पतलून थी तब से आरएसएस में, ऐसा एनालिसिस करने वाले से क्या हम सुनेंगे। भाव आपके लिए तो पूरा मामला अलग है। आपके लिए अलग से प्रतिस्पर्धा खड़ी हो गई, आपको पता नहीं है क्या? आपका जो वानर वेड़े है वो भी अब अपने आप को भाऊ कहने लगा है, सीनियर हो गया वो। हाँ अशोक भाऊ, अशोक भाऊ नहीं वो तो मुझे किसी ने पूछा था, ये जो व्याख्यान माला भागवत जी की हो गई, तो मुझे किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने मुंबई के, क्या हुआ मैंने बोला एक काम कर तू, वो अशोक वानखेड़े का कुछ चैनल है ना वो देख ले। बोलो क्यों? बोलो उसको पूछकर तो मोदी या भागवत जो कुछ करना है करते हैं, भागवत को और मोदी को मालूम नहीं होता वो क्या कल करने वाले, वो अशोक भाऊ को मालूम होता है। तो उसका चैनल देख ले तो मुझे पता चलेगा कि कल भागवत क्या बोलने वाले हैं, मोदी क्या करने वाले हैं, गडकरी कहाँ जाने वाले हैं। जाने वाले को पता नहीं होता, अशोक वानखेड़े को पता होता है, पुण्य प्रसून वाजपेयी को पता होता है, वो दूसरे कौन है अपने आशुतोष वगैरह, वो बड़े जानकार है, बड़े जानकार है। अगर ऐसे लोगों पर भरोसा रखकर राहुल गांधी या विपक्ष अगर अपनी राजनीति करना चाहता है तो उनका फियास्को होना तय है, तय है। क्योंकि ये कल्पना की दुनिया में जीते हैं, कल्पना की दुनिया में जीते। देखो मैं बोल रहा हूं जिस ढंग से मुंबई में आंदोलन हो गया,
मानो एक तरीके से बीएमसी बीजेपी को जरांगे पाटिल ने गिफ्ट कर दिए। मैं आज बोल रहा हूं कि बीजेपी मुंबई अकेले जीत सकते हैं। अभी मीडिया में बहुत छलका, उसका कुछ जमीन पर कुछ भी नहीं। ओंकार जी, तो आप क्या देख रहे हैं? ये जीएसटी का हो गया और सब ये सब कुछ हो गया, लोग तो कह रहे हैं कि साहब कि ये सब जीएसटी वीएसटी का जो कुछ किया गया है काम, ये राहुल गांधी से डर के किया गया है। जो राहुल गांधी की वोट चोरी वाली जो यात्रा थी, उससे डर गए हैं मोदी जी। देखिए, अब संजय जी, ये सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत जल्दी लोगों के रिएक्शन भी आ जाते हैं। बल्कि और अगर बताऊं, कोई एक चीज और आपको जोड़ दूं, जी, क्योंकि अशोक वानखेड़े अशोक भाऊ की बात कर रहे हैं, तो अशोक भाऊ ने ये भी कह दिया है कि ईसी भी डर गया है। मोदी तो डर ही गए हैं, ईसी भी डर गया है जब से सिद्धरमैया ने पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करने का कहा है। ईसी डर गया, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से डर गया। अच्छा, चलो, एक ये नई जानकारी मिली है कि सिद्धारमैया इलेक्शन कमीशन के बॉस हैं, और चूंकि सिद्धारमैया ने कोई बात कह दी है तो अभी ईसी इलेक्शन कमीशन की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो ईवीएम से वोटिंग कराए। एक्चुअल में क्या है कि ये मूर्खों की टोली है जितनी भी है, और राहुल गांधी को लगता है कि भाई जो कांग्रेस के जिनको आप कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजी बनाते थे, याद करिए जब तक राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान नहीं सौंपी गई थी, यानी जब इंडिपेंडेंटली राहुल गांधी ने फैसले लेने शुरू किए, उसके बाद का एरा और उसके पहले का है, जब इनकी मम्मी एक कोटरी हुआ करती थी, उसमें अलग अलग समय पर कुछ चेहरे आते रहे और जाते रहे, बदलते रहे, लेकिन एक सिस्टम था। अलग अलग मुद्दों पर, विदेश नीति पर अगर कोई चर्चा करनी है, कोई फैसला करना है, कोई नीति निर्धारित करनी है, तो थे उस समय डॉक्टर करण सिंह थे, इसके अलावा नटवर सिंह थे, बाद में सलमान खुर्शीद उसमें शामिल किए गए थे, बहुत बाद में, शुरू में नहीं। तो उनमें दिनेश सिंह से लेकर के तमाम अलग अलग समय पर वो लोग रहे हैं। उन सबको शामिल करके बैठा करके वो मार्गदर्शन लेती थी, सलाह लेती थी। उसके बाद चीजें सीडब्ल्यूसी में जाती थी, वहां उस पर मोहर लगती थी, और फिर पूरी पार्टी उस पर एक मत होकर के उसी दिशा में बढ़ती थी। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग राज्यों के जानकार जो हैंडल करते रहे, जो प्रभारी महासचिव रहे उन राज्यों के, उनसे चर्चाएं होती थी, गहन मंथन होता था। गुलाम नबी आजाद एक ऐसा नेता था, उनके बयानों को लेकर के, उनकी मजबूरियों को लेकर के, कश्मीर को लेकर के जो वो पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर करते थे, उसको छोड़ दीजिए। बाकी वो एक ऐसे नेता हैं, और उनके साथ कई और दूसरे नेता हैं जिन्होंने संजय गांधी के साथ भी काम किया है, इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया है, राजीव गांधी के साथ भी काम किया है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी उनकी भूमिका थी, बाद में चचा केसरी के साथ भी थे जब वो अध्यक्ष बने। इसके बाद जो है वो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में भी रहे, और संगठन का उनका बड़ा जबरदस्त अनुभव था, और सीडब्ल्यूसी के मेंबर जितने लंबे समय तक वो रहे, कोई नहीं रहा। आप तो गुलाम नबी आजाद को भी आपने लात मार करके बाहर निकाल दिया। कांग्रेस में जो स्टॉल लीडर थे, जो अनुभवी लीडर थे, उनको आप निकाल बाहर कर रहे हैं, जिन्होंने आपकी दादी के साथ काम किया, जिन्होंने आपके पापा के साथ काम किया, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह की कैबिनेट में काम किया और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, कांग्रेस में भी महासचिव रहे, तो अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने से लेकर के सरकार बिगाड़ने तक उनका रोल रहा। और संकट के समय, जैसे आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना बन रहा था या दूसरे राज्य बन रहे थे, जब पूरे बवाल हो रहे थे,
उस समय प्रणव दा से लेकर के कई दूसरे नेताओं ने सलाहें दी थी। ये अलग बात है कि वो पूरी तरीके से इन लोगों ने अनसुनी कर दी और उसका नतीजा ये रहा कि ये आंध्र प्रदेश से भी खत्म हो गए और तेलंगाना में भी शुरू में इनको कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तो ऐसे लोगों को अगर राहुल गांधी ने जब से कमान संभाली है अलग थलग कर दिया है, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह ये है कि इनको ज्ञानी लोग चाहिए ही नहीं, जो इनको बैठा करके सही और गलत समझाएं। ऐसे लोगों की इनको जरूरत ही नहीं है। इनको चाहिए ऐसे ही चंपू किस्म के लोग जो इनके सामने बैठ करके वाह वाह राहुल जी, वाह वाह राहुल जी ये कहें। अब उनको खुद का कितना उनको समझ है, उनका खुद का कितना अनुभव है, कितना वो उन राज्यों को समझ पाए हैं, वहां की पेचीदगियों को समझ पाए हैं, वो छोड़ दीजिए, अलग अलग विषयों की भी कितनी समझ है। इसलिए शशि थरूर से लेकर आज की तारीख में भी जो चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आज की तारीख में वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये हम और आप देखते हैं ना कैमरों पर। वो चाहे मनीष तिवारी हैं, शशि थरूर हैं, या अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो सलमान खुर्शीद हैं, आनंद शर्मा है, ये सब लोग कम से कम अगली पीढ़ी के ही सही लेकिन अनुभवी हैं। और अब तो ये सब भी सीनियर सिटीजनशिप में आ गए हैं, उसी एरा में आ गए हैं, उसी एज में आ गए हैं। ऐसे लोगों को भी आप नहीं पचा पा रहे हैं। तो इन्होंने भाई बहन ने मिलकर के और जो बाकी के इनके चंपू हैं उन्होंने मिलकर के एक अलग ही कांग्रेस पार्टी बना ली है। और सोनिया गांधी ने मुझे लगता है कि सरेंडर कर दिया है। सोनिया गांधी ने एक समय तक इनको सलाह देने की कोशिश की, एक समय तक इनको नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अब ये पूरी तरह निरंकुश हैं, पार्टी को अपने तरीके से चला रहे हैं। किन से सलाह लेनी है, किन से नहीं लेनी है, मुझे लगता है अब तो किसी से भी नहीं लेते हैं। अब तो तालियां बजाने वाली जोकरों की एक टीम इनके आसपास है। तो ऐसे में ये जो बदली हुई कांग्रेस है, बदली हुई इनकी कोटरी है, जो चंपुओं की टीम है, ये मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को बहुत रास आ रही है। इनसे कोई खतरा नहीं हो सकता है। खतरा बस एक ही है कि ये लगातार चूंकि मूर्खता करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं और रहस्य में ही विदेश यात्राएं करते हैं, और जब जब वहां से लौटते हैं तो नए सिरे से इनकी लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग की फिर से तैयारियां होती हैं। एक नई टूल किट सामने आती है। उस टूल किट से कभी कोई भारत का बड़ा अहित ना हो जाए, कोई हिंसा शुरू ना करवा दें, या कोई किसी तरह का ऐसा फसाद ना हो जाए कि जिससे बड़ा भारी नुकसान हो जाए किसी क्षेत्र का या किसी राज्य का, या जो एक हार्मोनी है ओवरऑल तो है ना। वो ठीक है कि ये लोग सुलगाते रहते हैं, कई बार भाषा के आधार पर, कई बार दूसरी चीजों के आधार पर, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये जो बांग्लादेश बनाने का इनके दिमाग में एक शिगुफा है, जो ये गलत फहमी है, वो तो ये भूल जाएं, इनकी टोली भूल जाएं, इनके प्रायोजक और इनको सलाहें देने वाले देश के भीतर और देश के बाहर वो भूल जाएं कि भारत में कभी बांग्लादेश होगा। भारत इतना विशाल देश है, इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है, और क्योंकि हमारी सेनाओं में, हमारे अर्धसैनिक बलों में, हर राज्य की पुलिस में भी अभी तक उस तरह के कैरेक्टर के लोग नहीं हैं जैसे बांग्लादेशी सेना में हमने आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए उनके सैनिकों को और अधिकारियों को देखा था। इसलिए भारत में ये सब नहीं होगा। पर इनको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कही थी और संकेतों में कही थी, और अमेरिका के बारे में ही कही थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी की लकीर को छोटा नहीं करना चाहते हैं, हम तो अपनी लकीर को बड़ा करेंगे, और इसके लिए देश को संकल्पित होना है। अगर 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र की पांत में जाके खड़ा होना है तो हर एक को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो इनको ये समझना पड़ेगा, आपको अगर आप ये हसरत पाले हुए, आपकी मम्मी पाले हुए हैं
कि नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, अब मेरा बेटा भी बनना चाहिए प्रधानमंत्री। तो इसके लिए जो कदम आपने ले लिए हैं, जो दिशा आपने पकड़ ली है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। आप पार्टी का ऑलरेडी भट्टा बैठा चुके हैं, आपने अपनी छवि तबाह कर ली है, खराब कर ली है, आपने लोगों का विश्वास तोड़ा है बार बार, आप झूठ बोलने के महारथी के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको ये सब कमियां पहले खत्म करनी होंगी और फिर सोचना होगा, अगर थोड़ा बहुत सोचने समझने की क्षमता बची है तो। क्योंकि जब आप इस तरीके से आप दिया सलाई की बात करें, केरोसिन की बात करें, एटम बम की और अब तो हाइड्रोजन की बम की बात करें, इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिविटी में फंस गए हैं, आप कहीं अवसाद में हैं। तो इन चीजों को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जब तक लोगों को सम्मान देना शुरू नहीं करेंगे और जो है जनता का फैसला उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप 15 अगस्त के लाल किले की प्राचीर के फंक्शन में खुद भी नहीं जाएंगे नेता प्रतिपक्ष होते हुए, आप कांग्रेस के अध्यक्ष को भी नहीं जाने देंगे, आप दूसरे लोगों को भी अगर वो सही बात कहेंगे तो आप उनको फटकारना, अपमानित करना शुरू करेंगे। तो भाई आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, आप खुद भी खत्म होंगे, अपनी पार्टी को तो आपने बर्बाद कर ही लिया। भाऊ एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ ममता जी भी बहुत चिंतित हो गई हैं जब से वो फॉरेनर्स एक्ट का नोटिफिकेशन किया गया है कि लोगों को 2024 तक जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, उनको अलाउ कर दिया गया है। तो उनको ये लग रहा है कि कहीं जो मतुआ पॉपुलेशन है उसको सिटीजनशिप ना मिल जाए कहीं चुनाव से पहले, तो इसलिए वो तरह तरह की और भी एक्टिंग कर रही हैं, दी बंगाल फाइल्स नहीं चलने दे रही हैं। तो अब अगला सीन जो है वो बंगाल में देखने को मिलेगा क्या, SIR वाला? हाँ बिल्कुल नहीं, देखो मैं तो, मेरा एक मानना है कि शायद राष्ट्रपति शासन में बंगाल के चुनाव हो गए, ये मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि ये होगा, क्योंकि जितना ये वोटर लिस्ट के रिवीजन पर ममता तमाशा करेगी उसका मुझे एक ही परिणाम दिखाई दे रहा है कि एक से अभी देखो, मैं कहता हूं कि बिहार का चुनाव अच्छी तरीके से जीत लिया तो कुछ हफ्तों में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि अब मोदी जी रिस्क लेने के मूड में है। एक बात हमको समझनी चाहिए कि इंसान जब रिस्क लेने के मूड में होता है, देखो क्रिकेट में जो होता है 50 ओवर है, अभी मेरे 8 विकेट बाकी है और लास्ट 10-11 ओवर्स बचे, तो मैं विकेट गई तो चलेगा, इस ढंग से खेलता हूं। तो मोदी अगर उस मूड में है, स्लॉग ओवर्स के मूड में, तो वो उड़ा देंगे। और ये साफ है, ये सब होने के बावजूद उन्होंने SIR चलता रहा, मोदी जी विदेश गए, जापान गए, चाइना गए, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते रहे और अपने जो साथी है उन पर सौंप दिया, तुम्हें हैंडल करो। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस देखो तो आपको समझ में आएगा कि ममता दीदी अगर दिमाग उसका ठिकाने है तो ज्यादा मोदी को छेड़ेगी नहीं, और छेड़ेगी तो मोदी छोड़ेंगे नहीं। पहली बार राष्ट्रपति शासन मोदी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो हो गया तो मानो ममता साफ हो गई, क्योंकि ममता की ताकत जब तक उधर का पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में है बंगाल का, तब तक ममता की दादागिरी चलेगी। और अगर राष्ट्रपति शासन आता है तो पूरी की पूरी मिलिट्री झोंक कर बंगाल का चुनाव होगा, और अगर बंगाल का चुनाव इस ढंग से होता है तो असम की बात ही मत करो, उधर तो बाप बैठा है इन लोगों का। तो गलती आप कितना करोगे आप तय करो, मोदी नहीं तय करेगा आपको कितनी गलती करनी। तो मैं मानता हूं कि जो कुछ बिहार में हुआ है उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दिया है वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए, तो उससे ममता को
सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए, ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी कारण से अगर दंगा फैलाने की कोशिश की या थोड़ी अनुशासनहीनता हो गई तो उसका भी हाथ उठाकर देखो। मैं तो मानता हूं कि परसों 9 तारीख को जो कुछ होने वाला है, मेरे मेरे दृष्टि से 9 तारीख को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कुछ 423 वोट है एनडीए के। अगर वो 450, 456 वगैरह 444 इतने वोट से अगर राधाकृष्णन जीत जाते हैं तो बिहार तो जीत जाएंगे, लेकिन बिहार जीतने से पहले बंगाल में बुलडोजर एक्शन शुरू हो सकती है, ये मैं मानता हूं। मेरा जो दिमाग चलता है उस ढंग से मुझे लगता है कि ये 9-10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विपक्ष समझ भी नहीं पा रहा है कि ये क्या है। ऊपरी ऊपर हम देखते हैं तो धनखड़ का इस्तीफा हो गया, ये हो गया, अरे ये रिस्क लिया उन्होंने। धनखड़ का इस्तीफा हो गया, इसका मतलब पार्लियामेंट में जितने मेंबर है उनका मूड क्या है, उसका ओपिनियन पोल डायरेक्टली आने वाला है 9 तारीख को। ये जो सब ओपिनियन पोल करते हैं, मूड ऑफ द नेशन करते हैं, इनका दिमाग है कहाँ। पिछले 1 हफ्ते से मैं देखा उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में खबर तक नहीं आ रही। ये क्या पॉलिटिकल असेसमेंट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त अगर कोई है तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। और उधर एक बात होती है कि अगर इनका कैंडिडेट हार गया तो उथल पुथल हो जाएगी, लेकिन सिर्फ जीतना नहीं है। 200, 423 इनका आंकड़ा है। वो अगर 423 से 15, 25, 50 ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, राहुल गांधी का कुनबा बिखर गया, यही उसका मतलब होता है। और अगर वो मतलब है तो फिर बंगाल में बुलडोजर चलने का हाईवे खुल जाता है। और मैं तो मानता हूं भी कांग्रेस के 99 जो कुछ 140 या 135 एमपी है लोकसभा राज्यसभा मिलकर, उसमें से कम 25 से 35 टूटेंगे, क्रॉस वोटिंग होगी। 25, अगर 35 वो क्रॉस वोटिंग होती है। अरे आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में जो अज्ञात लोग कोई है वो दूसरों को मारता है, ऐसे कम से कम 1000 अज्ञात लोग पाकिस्तान में है। किसको पता है? तुम्हें पता है, मुझे पता है। तो कांग्रेस में कितने हैं? हमारे अशोक भाऊ वानखेड़े के हिसाब से स्लीपर सेल वो स्लीपर सेल है। और पार्टी का टॉप मोस्ट लीडर जो है वो लोरी गाते बैठा है। उस स्लीपर सेल को अच्छी नींद है, इसके लिए राहुल गांधी, खड़गे वगैरह लोरी गाते हैं। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस से 25 से 35 के आसपास कांग्रेस के लोग क्रॉस वोटिंग करने वाले ये उपराष्ट्रपति चुनाव में। अगर ये हो गया तो वो साफ साफ प्रूफ होता है ना कि आपकी पकड़ खत्म हो गई है, ना इंडिया अलायंस में है ना पार्टी में है। एक तो बात है अखिलेश की पार्टी में चल बुचल चल रही है, उथल पुथल हो रही है, तो इतना आसान नहीं। देखो ये लोग, मैं मानता हूं कि ये लोग मीडिया रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा करते हैं अपने पार्टी के इंटरनल रिपोर्टिंग पर। अपना पार्टी का जो फीडबैक होता है वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है, सिर्फ बीजेपी के पास है। इसलिए अपने ही पार्टी में क्या चल रहा है इनको पता नहीं है, अपनी पार्टी में क्या चल रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आंकड़ा क्या आता है उस पर ध्यान रखो। अगर 425 से आगे निकलकर 450, 60, 70 हो जाता है तो बड़ी कुछ घटना हो सकती है आगे। इसमें विप चलता नहीं है। नहीं, विप की बात नहीं है ना, देखो मानसिकता की बात होती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो मान लीजिए क्रॉस वोटिंग करता भी है तो भी कोई एक्शन हो नहीं सकता। नहीं, एक्शन का तो डर है ही नहीं।
आप एक बात समझ लो कि व्हीप निकाल कर आप एक्शन लोगे तो एक्शन की कार्रवाई करने वाले का नाम बिरला है ना। नहीं नहीं, वाइस प्रेसिडेंट में होता ही नहीं विप, वाइस नहीं प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट। अभी हो भी है तो किसी को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार किसके पास होता है? चेयरमैन के पास या विधानसभा के विधान लोकसभा के अध्यक्ष के पास। वो सुनवाई करेगा तब ना। तो वो डर की बात छोड़ दो, वो बहुत दूर की बात है। आज की बात करो, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो आप क्या करने वाले हो? और वहीं से तो शुरुआत होती है। आपको याद होगा 10 जून 2022 और 20 जून 2022 राज्यसभा का चुनाव महाराष्ट्र, विधान परिषद का चुनाव महाराष्ट्र, और अगले 10 दिन में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये चुनाव जो है, क्रॉस वोटिंग के बारे में जरा सोचो तो आपको पता चलेगा क्या होने जा रहा है। और चुप, इस पर बात नहीं, बीजेपी बात नहीं कर रही है, ना अमित शाह बात कर रहे हैं, ना नड्डा बात कर रहा है, ना उनके कोई प्रवक्ता उपसभा पर, उपराष्ट्रपति पर बोल ही नहीं रहे। इसका मतलब अंदर खाने कुछ हो रहा है। जो करना नहीं होता है उस पर बीजेपी के प्रवक्ता जोर जोर से प्रवचन देते हैं, लेकिन जब करना होता है जिस पर, उस पर उनकी कोई बात प्रवक्ताओं के मुंह से निकलती नहीं। देखिए, अभी जो है अमित शाह जी का एक इंटरव्यू चल रहा था, शायद स्मिता प्रकाश ले रही थी, और उन्होंने पूछा था कि अभी तो संयुक्त संसदीय समिति को आपने भेज दिया, जिसको मीडिया ने पीएम सीएम बिल बता दिया कि अगर किसी पीएम की, सीएम की, मंत्री की गिरफ्तारी होती है और 30 दिन तक भी वो जमानत नहीं ले पाता है तो उसकी बर्खास्तगी हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए तो 2/3 बहुमत की जरूरत है अमित जी, आपके पास तो 2/3 बहुमत है नहीं। तो अमित शाह ने कहा था कि जब ये सदन में पेश होगा पारित होने के लिए, ये तो तब तय होगा कि हमारे पास 2/3 बहुमत है या नहीं है। तो जो भाऊ अभी कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि वो जब पेश होगा, जब पारित होगा तब होगा, पर उसकी दिशा अभी मिल जाएगी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मिल जाएगी। और जो तिहाई जो हाजिर होते हैं उसमें 2/3 होता है, समझा? उस वक्त हाउस में जितने हाजिर होते हैं उसमें 2/3 होना जरूरी होता है। तो गेम चलता रहता है, आप वो समझ लो ना। ये ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके क्या शिवसेना उबाठा चलाना है क्या? रोज सुबह उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ऐसी पार्टियां नहीं चलती। पार्टियां कम से कम बोलती है वो पार्टियां चलती है, और जिनको पार्टी चलानी नहीं है वो रोज सुबह उठकर बोल देते हैं। और इस सरकार ने तो देखिए ऐसे बहुत सारे विधेयक और महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए हैं जब इनके राज्यसभा में बहुमत नहीं था। राज्यसभा में तब नवीन बाबू और जगन मोहन रेड्डी और कुछ दूसरे छोटे दल इनकी हमेशा मदद करते थे। जो राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए मुद्दे, उनसे जो संबंधित विधेयक थे, वो सब पारित कराए हैं। जब इनका बहुमत नहीं था तब भी कराए हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 9 और 10 तारीख का बड़ा हाँ, वो ध्यान रखो। सब दर्शकों को मैं आग्रह करूंगा कि 9-10 तारीख की रात जो है हमारे यहाँ, आपको मालूम है 6-7 मई, 9-10 मई, तो रात को जो देर होता है, तो ये भी इसका काउंटिंग रात को देर तक चलने वाला है ना। तो 9-10 तारीख मई की थी, 9-10 तारीख 9-10 तारीख सितंबर की आ गई। कहाँ कहाँ ब्रह्मोस लगाया आपको पता नहीं है। ब्रह्मोस लगेगा 9-10 तारीख को, ब्रह्मोस लगेगा। नहीं, अभी कहाँ लगे हुए आपको पता नहीं है, यही बोल रहा हूँ। वो उनको डेलीगेशन में तिवारी को या थरूर को भेजा, वो 2022 में मियाँ छन्नू में भेजा था, वैसे भेजा था ब्रह्मोस। और असली ब्रह्मोस भेजा वो 2025 में भेजा।
हाँ। तो वैसा ही आइए आज डेलीगेशन में भेजा, वो ब्रह्मोस जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं ना अपने अपने जगह। तो आइए आज 9 की 10 तारीख की रात जरा लोग थोड़ा जल्दी मत सोना, देखना क्या हो रहा है। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नमस्कार। ओंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।